नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने करंट अफेयर का रिवीजन सेशन की क्लास चल रही थी हमारी, और हमने अपने करंट अफेयर की क्लास में जो है नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट को देखा था। क्योंकि एक क्लास में जो है बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब करने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जो है क्लासेस को कई पार्ट में लेके आ रही हूँ। जिससे हमने बात किया था दोस्तों नेशनल करंट अफेयर से, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, अप्रॉक्स 50 पॉइंट को हमने देखा था। आज कुछ अन्य जो है नेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, शेष जो है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने पिछली जो है रिवीजन क्लास की वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वो रिवीजन क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें एक एक करके देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इन डेप्थ जाके चीजों को बता रही हूँ ताकि कोई भी चीज अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इंस्टॉट में भी वीडियो आपकी क्लास के जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और एक एक करके पॉइंट को देखेंगे। जिसमें आज का हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है क्रैच नीति को जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है दोस्तों, वो बन गया है हरियाणा। ठीक है, क्रैच आपको पता ही होगा, क्रैच जो है दोस्तों चलाया जाता है। ये एक व्यवस्था है जहां पे जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम देखा जाए जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि एक गोद से लेकर के जो 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो महिलाएं अपने ऑफिस में जाती है, तो वो जो है महिलाएं यहाँ पे क्रैच में अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, जहां पे उनका जो है देखभाल किया जाता है। तो इस पे जो है एक नीति को जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो हरियाणा बन गया है। और हरियाणा की जो महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, उसने जो है एक राज्य क्रैच नीति 2022 को अधिसूचना जारी की है, जिससे कि यहाँ पे राज्य की जो कामकाजी महिलाएं, उनको क्या होगा, लाभ मिलेगा। वो महिलाएं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की देखभाल के कारण कई बार महिलाएं जो है उनको अपने जो है ऑफिस के कार्य को छोड़ना पड़ता है, या फिर वो वर्क नहीं कर पाती है बाहर जाकर के। तो ऐसी स्थिति में वो महिलाएं अपना काम भी कर सके और उनका जो है क्रैच के माध्यम से उनके बच्चों का सही देखभाल भी हो सके। ठीक है, तो ये ऐसी व्यवस्था को लागू करने वाला, ऐसी नीति को जारी करने वाला पहला जो देश का राज्य बना है वो हरियाणा बना है। और इससे देखा जाए हरियाणा जो है क्रैच पॉलिसी को, ठीक है, लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रैच नीति को जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो हरियाणा बना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, और आप सब लोग जो है साथ में, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जो है बताइए कि हाँ अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही तो उसका रीजन भी बताइए। देखिए, बहुत से जो लोग हैं वो बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं कि क्यों थोड़ा सा आप यहाँ पे जो है चीजों को इन डेप्थ जाके बता रही हैं, क्विक क्यों नहीं रिवीजन करा दे रही है। तो देखिए, पॉसिबल चीजें होती, मैं क्विक रिवीजन में हम लोग कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ भी चीजों को देखिए, ये आपके लिए एक अच्छा सा जो है माइंड में एक मैप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है दुनिया का पहला जो है हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है बनाया गया है वो कोटा, जो कि जानते हैं आपको देश में शिक्षा का शहर जाना जाता है। ठीक है, कोटा राजस्थान में। और ये किस नदी के किनारे बनाया गया दोस्तों, तो चंबल नदी के तट पे बनाया गया। तो हेरिटेज रिवर फ्रंट, ठीक है, रिवर के किनारे पे क्या किया जाता है, हेरिटेज व्यवस्थाएं, ठीक है, खूबसूरती को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। और ये दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ देश का पहला बल्कि दुनिया का पहला जो है रिवर फ्रंट जो है बना है कोटा में। ठीक है, कोटा जिले में कौन सी नदी पर, चंबल नदी। तो चंबल नदी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के ये पर्सपेक्टिव से। तो राजस्थान का दोस्तों जो कोटा जिला है, ठीक है, वहां पे चंबल नदी के किनारे देखा जाए लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का पहला जो है हेरिटेज रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। यहाँ पे जो चंबल नदी है दोस्तों, उसके दोनों किनारे पे खूबसूरती को बढ़ाया जाएगा, खूबसूरत जो है बेहद खूबसूरत बनाया गया है, जिससे कि जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और विश्व में बहुत सारे कीर्तिमान जो स्थापित किए जा सके। दोस्तों, चूंकि चंबल नदी चर्चा में आ गई तो आइए चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी दोस्तों प्राचीन नाम जो इसका है, देखिए ध्यान रखिएगा, चम्रवती नाम के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और ये राजस्थान में जो जितनी भी नदियां बहती है उसमें कहा जाता है ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चंबल नदी। चंबल नदी की दोस्तों बात करें तो ये जो नदी है, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, ये यमुना की सहायक नदी। और ये यमुना से अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में ये कहाँ मिलती है, तो इटावा जिला है दोस्तों, इटावा जिले में ये यमुना से जो है मिलती है। ठीक है, तो यमुना की ये सहायक नदी है। चंबल नदी पे दोस्तों 4 बांध बनाए गए, ये 4
चार बांध भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए, जिसमें से हम बात करें गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पे बना है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। वहीं राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध बना है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में और कोटा बैराज। तो ठीक है, चंबल नदी में मध्य प्रदेश में एक बांध है, ठीक है, गांधी सागर बांध। वही राजस्थान में 3 बांध देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ चंबल नदी पे दोस्तों एक जलप्रपात है जिसे हम बोलते हैं चुलिया जलप्रपात दोस्तों, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कई बार कि ये जो है चिलिया जलप्रपात किस नदी पे? तो चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे कि नास है, काली सिंध भी है, देखिए काली सिंध भी चर्चा में थी, और सिप्रा है, पार्वती है, ठीक है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उप सहायक नदी है किसकी दोस्तों? यमुना की, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी है दोस्तों? यमुना की है, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मिल जाती है। और इसी जो है नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे ही दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है कोटा जिले में, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। देखिए राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब आप मुझे बताइए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, क्योंकि वहां पे सरकार परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, और वहां पे जो है नए मुख्यमंत्री कौन बने? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यहाँ पे राजस्थान के दोस्तों जो पूर्व मंत्री थे, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे, उन्होंने एक पहल शुरू किया और उन्होंने, ठीक है, राजस्थान में एक विधेयक लेके आया जो कि किससे संबंधित थी? गिग जो है कर्मचारी, गिग इकोनॉमी से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे जो है राजस्थान का जो विधानसभा है दोस्तों, उसने राजस्थान प्लेटफॉर्म पर आधारित, ठीक है, गिग काम वर्कर जिसे हम रजिस्ट्री और कल्याण विधेयक कहते हैं 2023, उसको पारित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गिग जो है कर्मकार, यहाँ पे रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। किसने किया है? राजस्थान की विधानसभा ने किया है। और इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आजीविका जो अर्जित करते हैं वर्कर, ठीक है, जो लाखों गिग वर्कर्स हैं, उनके कल्याण के लिए इस तरह का विधेयक पारित करने वाला राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, गिग इकोनॉमी आप देखते होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है एक तरीके से आप देखते होंगे अमेजोन का जो ये ऑनलाइन डिलीवरी जो पार्टनर्स होते हैं, जिसमें से जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, तो इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हीं को दोस्तों वो गिग इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। ये एक तरीके से अस्थायी वर्कर होते हैं, इनका किसी भी तरह का जो है परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं, और इनके लिए, ठीक है, एक तरीके से इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान की सरकार एक विधेयक लेके आए, और ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए इस तरह का विधेयक लाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो विधेयक है दोस्तों, ये ऐसा देश का पहला विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा, ठीक है। तो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की गारंटी देने वाला पहला विधेयक पारित करने वाला राज्य दोस्तों राजस्थान है। इसी के साथ साथ अगर आपसे ये पूछे कि न्यूनतम आय गारंटी देने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो भी राजस्थान बना है। तो राजस्थान की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया दोस्तों, जो यहाँ पे जो है न्यूनतम आय गारंटी देने वाला विधेयक है, और इस तरह का जो है विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है दोस्तों वो भी राजस्थान बना है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो वर्कर्स हैं या फिर जो लोग हैं, उनको महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार, ठीक है, देने की गारंटी यहाँ पे दी गई है। और इस तरह के जो है अतिरिक्त 25 दिन का जो है अतिरिक्त रोजगार गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो जो है आपका राजस्थान बना है। प्रदेश में देखा जाए, जैसा कि आपको पता है, मनरेगा के तहत दोस्तों 100 दिन की जो है यहाँ पे जो है कार्य की गारंटी दिया जाता है, और 100 दिनों के अतिरिक्त जो है 25 दिन की गारंटी, यहाँ पे 100 दिन के अलावा भी 25 दिन का अतिरिक्त कार्य करने का जो है यहाँ पे गारंटी दिया जाएगा इस विधेयक के तहत। अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों मनरेगा के बारे में देखना, ठीक है। मनरेगा कब लागू किया गया था, कब आया था? प्रारंभ में इसका नाम नरेगा था, आगे चल करके कब जो है ये मनरेगा नाम से बदला, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप देखें और कोशिश करिए मुझे भी बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हम लोगों ने देखा, और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय शहर बना है दोस्तों वो बन गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो
तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम इसका जो है बेंगलुरु हिस्सा बना है, और इस तरह का, ठीक है, बेंगलुरु जो है इस कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला जो है भारत का शहर बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें भाई ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है क्या, तो ध्यान रखिएगा ये दुनिया के जो शहर है उनका एक वैश्विक नेटवर्क है, जो देखा जाए किस पे कार्य, जो आपस में इन नेटवर्क, चूंकि आपस के जो शहर होंगे वो एक नेटवर्क के तहत जुड़े होंगे, और ये आपस में, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित जो है क्या करेंगे, अपनी जानकारी को साझा करेंगे, और भविष्य की जो समृद्धि है उनमें संस्कृति की भूमिका जो है, हमारे जो हेरिटेज चीजें रही हैं उनका जो है भविष्य में क्या भूमिका है, इनका पता लगाने का प्रयास करते हैं। ये जो शहरों के, विश्व के शहरों का जो कल्चर फोरम है। अगर हम बात करें, बेंगलुरु जो है भारत का पहला शहर है, लेकिन अगर विश्व की बात करें कि विश्व में इसका कौन सा स्थान आता है, तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड कल्चर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला ये दुनिया का कौन सा शहर बना है, तो 47वां शहर बना है, 47वां शहर बना है, भारत का पहला। इससे पहले देखा जाए ये जो है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और जैसे दुबई जैसे जो 6 महाद्वीप है उनके जो है 40 शहर इसमें शामिल थे। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो बेंगलुरु के जो सांस्कृतिक सार है, ठीक है, उस सार को यहाँ पे जो है WCCF द्वारा, ठीक है, किस नाम की परियोजना से, अनबॉक्सिंग बेंगलुरु नामक जो है सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्ति के माध्यम से, ठीक है, इसे प्रदर्शित किया गया। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसे 2012 में जो है इसको स्थापित किया गया था। किन 8 शहरों के माध्यम से, तो यहाँ पे लंदन, न्यूयॉर्क शहर, टोक्यो, सांघाई, पेरिस, इस्तांबुल, सिडनी और जोहान्सबर्ग, इन शहरों के साथ जो है इन 8 शहरों के माध्यम से वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व शहर कल्चर फोरम का जो सदस्य बना है, पहला भारतीय सदस्य बना है, ठीक है, शहर कौन सा है, वो बेंगलुरु है, ठीक है। और दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, इसको करेक्ट करिएगा, ये 41वां शहर बना है, 46वां नहीं है, 41वां शहर बना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले 40 शहर जो है वो शामिल किए गए थे, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए भाई, अगला पॉइंट है हमारा कि देश के पहले जो कैनविस मेडिसिन परियोजना दोस्तों स्थापित की जाएगी, ये किया जाएगा जम्मू में। तो यहाँ पे जो है कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा दोस्तों, तो ये करेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो भारत की पहली जो है कैनविस मेडिसिन परियोजना जो शुरू की जाएगी या फिर स्थापित किया जाएगा, इसे जम्मू में स्थापित किया जाएगा। और ये जो परियोजना है दोस्तों वो CSIR IIM जम्मू और कनाडा की एक कंपनी है दोस्तों, उसके साथ जो है ये PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत दोस्तों उन दवाओं का उत्पादन किया जाएगा जिन्हें वर्तमान में जो है विदेशों से आयात किया जाता है। तो एक तरीके से कैनविस दोस्तों जो होता है ये बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मनोरंजन की भी दृष्टि से इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो है इसका हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जो इससे संबंधित जो दवाएं हैं उनका भारत बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है। तो इसी इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया जम्मू में। और इससे क्या होगा कि इससे जो है कैनविस से संबंधित जो है स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बाहरी स्रोतों पर भी हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। दोस्तों कैनविस जिसे हम क्या कहते हैं, मैरिजुआना, ठीक है। तो ये कैनविस जो दोस्तों जो होता है इस पौधे का जो है प्राप्त जो मनोसक्रिय दवा होते हैं, यानी कि एक तरीके से, ठीक है, मनोसक्रिय दवाएं जो ठीक है, आपके मस्तिष्क से संबंधित जो दवाएं होती हैं उन पर जो है इस्तेमाल इनका बहुत समय से किया जा रहा है और इसमें औषधीय प्रयोजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कैनविस की दोस्तों बात करें जो यानी कि खरपतवार जिसे हम कहते हैं मारिजुआना, इससे संबंधित ठीक है कानून है जिसका नाम ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कानून नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। देखा जाए यहाँ पे क्या हमारे भारत के राज्यों में कैनविस क्या कानूनी है, तो देखिए भारत में देखा जाए उड़ीसा जो है एक ऐसा राज्य जहां पे जो है कैनविस जो है कानूनी है और यहाँ पे आमतौर पे जो है राज्य के जो है लोग जो है के भीतर जो है कैनविस धूम्रपान करने के लिए चीलम का उपयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जो गांजा होता है दोस्तों कैनविस से ही प्राप्त होता है, कैनविस के पौधे से, तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है ऐसा राज्य है जिसने गांजा की जो है व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन
कौन करेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जम्मू करेगा, यानी कि भारत की पहली जो कैनविस मेडिसिन परियोजना है वो जम्मू में स्थापित होगी। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क। ठीक है, आर्क आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। ठीक है, ये एक आकृति है और ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है, जो कि कहां पे मिला है, ये उड़ीसा राज्य में मिला है। तो भारतीय जो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की टीम थी दोस्तों, वो यहाँ पे उड़ीसा का जो एक जिला है जिसका नाम है सुंदरगढ़ जिला, ठीक है, वहां पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है केदुआडी ब्लॉक, वहां पे कोयले की खोज करी थी और इसी दौरान जो है उसे एक आर्क मिला और जब इस आर्क की लंबाई चौड़ाई नापी गई तो इससे ये पता चला भाई ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है। क्या ये भारत का पहला आर्क मिला है जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया? नहीं भाई, इससे पहले भी भारत में 2 अन्य प्राकृतिक आर्क थे, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल तरीके से बने हुए थे। और ये कौन से थे दोस्तों? एक तो तिरुपति में जो तिरुमाला पहाड़ी है वहां पे थे और दूसरा अंडमान और निकोबार में थे। लेकिन ये जो 2 आर्क हैं इनकी अगर हम बात करें, जो लंबाई चौड़ाई थी, इनका जो क्षेत्रफल है वो इस उड़ीसा में जो सुंदरनगर जिले में मिला आर्क है उससे कम है। तो इस तरीके से देखा जाए भारत का जो सबसे बड़ा नेचुरल आर्क मिला है दोस्तों वो उड़ीसा में मिला है। उड़ीसा के कौन से जिले में? सुंदरगढ़ जिले में। सुंदरगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये प्राकृतिक मेहराब, माफ करिएगा, ठीक है, सुंदरगढ़ दोस्तों ये प्राकृतिक मेहराब ऊपरी कामठी गठन के लौह बलुआ पत्थर में मौजूद है, जो निम्न से मध्यम जुरासिक युग में लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष के पूर्व के, क्योंकि इस आर्क को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में भी उसके बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1851 में किया गया था और ये भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है और ये किस जो है मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये खान मंत्रालय के तहत, माइनिंग मिनिस्ट्री के तहत ये काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, भारत का जो सबसे बड़ा नेचुरल आर्क मिला है दोस्तों वो उड़ीसा में मिला है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत की पहली जो है पुलिस यूनिट ड्रोन जो है स्थापित किया, चलाई गई, लॉन्च की गई, वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तो पुलिस के द्वारा जो है ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जाएगा और ये भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट है जो कि चेन्नई में लॉन्च किया गया है और इसे जो है ग्रेटर चेन्नई सिटी ने जो है विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए, ठीक है, इस पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ की पुलिस है, जो ग्रेटर सिटी पुलिस है, उसके द्वारा इस पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है, हवाई जो निगरानी है करना, ड्रोन के माध्यम से पूरा निगरानी करना और किसी भी तरह की अगर आधिकारिक आपराधिक गतिविधियां घटित हो रही है तो उनका तुरंत पता लगाने के लिए इस पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो परियोजना है ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, ठीक है। तो भारत की पहली जो है पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया दोस्तों, कहां लॉन्च किया गया? चेन्नई में किया गया, चेन्नई पुलिस के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण जो कि कहां किया गया? गुजरात में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 6 लेन स्टील जो है स्लैग से बनी हुई सड़कें हैं, जितना भी जो वेस्टेज होता है उसको जो है मिला करके इन सड़क का निर्माण किया गया है और इसे हाल ही फिलहाल में किया गया है, ठीक है, दिसंबर में इसको जो है शुरू किया गया है और ये देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है जिसका निर्माण दोस्तों गुजरात के शहर सूरत में किया गया। देखिए सूरत में ही सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया, जिसका भी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका नाम क्या था। मैंने आपसे अच्छे से उस बारे में डिस्कशन किया था और इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो को भी साथ में देखते रहिए, एक एक चीज आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये जो सड़क है दोस्तों वो नेशनल हाईवे, यहाँ पे देखा जाए जो हाईवे 6 है उसको हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली ये सड़क होगी। स्टील स्लैग दोस्तों क्या है? स्टील उत्पादन के दौरान जो है लोहे के अयस्क से प्राप्त ठोस अवशिष्ट जो होते हैं उनके रूप में ये होता है। तो एक तरीके से, ठीक है, जब आप इस्पात का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो है स्टील के उत्पादन करने के जो वेस्टेज बचता है उसी को मिला करके सड़क का निर्माण, तो एक तरीके से क्या होता है जो आपकी वेस्टेज है उनका भी आप इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टील स्लैग आधारित जो सड़क का निर्माण किया गया है वो गुजरात के सूरत में किया गया है और ये जो है सड़क का वो स्पीड, ये जो स्टाफ मंत्रालय है उसके
सहयोग से जो है इस सड़क का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। स्लैग रोड के निर्माण से सरकार द्वारा जो है कुछ कार्यक्रम चलाए जाने, जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट है, जिनका इस्तेमाल नहीं करते, हम घरों से बाहर फेंक देते हैं, फैक्ट्री से बाहर फेंक देते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपना एक तरीके से प्रयोग करने वाली चीजें बना सकते हैं, उसका हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सड़क का निर्माण होगा तो संचार व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, ठीक है, व्यापार बढ़ेगा तो आपका, ठीक है, आयात एक तरीके से क्या होगा, देश का जो है अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी। इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, इन दोनों भी अभियानों को ये मदद मिलेगा। जब अपशिष्ट खत्म हो जाएंगे, अपशिष्ट का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, किसी जरूरत वाली चीजों में कर लें, तो देश में जो स्वच्छ भारत अभियान का भी जो मिशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसको भी सहायता मिलेगी, यानी कि गंदगी नहीं बचेगी, है ना। तो यहाँ पे जो है देश की पहली 6 लेन जो है स्टील स्लैग आधारित सड़क जो बनाई गई है, ये गुजरात के सूरत में बनाया गया है और ये हाल फिलहाल का आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इसी के साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र बनाया गया है दोस्तों। कहां पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वहां पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, योग केंद्र बनाया गया है, ठीक है, वाराणसी में। और इस योग केंद्र का जो नाम है वो क्या है? तो यहाँ पे सौवेद महामंदिर नाम रखा गया है। इस योग केंद्र का जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है और इतना बड़ा केंद्र है कि इसमें एक साथ अगर कोई ध्यान करने बैठे तो एक समय में लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, योग करने के लिए। ये 7 मंजिला ऊंची इमारत है और इस मंदिर की जो दीवार है, ये जो महामंदिर की दीवार है, ये इसमें जो है सौवेद के छंद जो है उकेरे गए हैं, लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सौवेद महामंदिर धाम बना है वाराणसी में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ वाराणसी में दोस्तों एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य वाराणसी को भिक्षा मुक्त शहर बनाना है और ये देश का पहला भिक्षा मुक्त शहर बनेगा। तो इस तरीके से देखा जाए देश का पहला जो भिक्षा मुक्त, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए जो है कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिनको भिक्षा मांगने की उनको आवश्यकता नहीं होगी, वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को जो है पूर्ति कर सकेंगे। और इस तरीके से ये वाराणसी जो है देश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहां पे कोई भी भिक्षा नहीं मांगेगा। तो शहर की एक संस्था है जिसका नाम है बेगर्स कारपोरेशन संस्था, उसने जो है एक पहल शुरू की है और इस पहल का उद्देश्य क्या है? शहर को भिखारियों से मुक्त करना। इसके लिए उसने जो है अपील की है कि संस्था तक जो भिखारी लोग हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन यापन करते हैं, तो उनको जो है, जो लोग उनको जो है भिक्षा मांगने वाले लोगों को संस्था तक लेके आएगा, उन्हें जो है इस संस्था के द्वारा 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। बेगर्स कॉर्पोरेशन जो संस्था है उसने एक लक्ष्य रखा है कि वाराणसी को 2027 तक, ठीक है, मार्च 2027 तक भिक्षा वृत्ति से निजात दिलाना है। ये यहाँ पे भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए 100 दिनों का नागरिक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। तो वाराणसी जो है देश का पहला भिक्षा मुक्त, ठीक है, शहर बनने की तरफ अग्रसर है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ एक परियोजना है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जिसका नाम है पार्वती काली निधि नदी जोड़ो परियोजना। तो देखिए, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक परियोजना है जिसका नाम है पार्वती काली सिंध नदी परियोजना। देखिए, काली सिंध आ गया ना, हम लोगों ने अभी बात किया था, ये चंबल के सहायक नदी काली सिंध नदी, और यहाँ पे पार्वती और काली सिंध, इन दोनों ही नदियों को जोड़ने के लिए जो परियोजना है, ये 2 राज्यों के बीच में, जिनको लेकर के अभी आम सहमति बन गई है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के बीच में। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने हाल फिलहाल में जो है पार्वती और काली सिंध, इन नदियों को जोड़ने के लिए जो शुरू की गई परियोजना, इस पर इन्होंने सहमति दर्ज कर दिया है, ठीक है, यानी कि अब ये परियोजना बनेगी और ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? जो पार्वती नदी है और जो काली सिंध नदी है दोस्तों, इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो पूर्वी राजस्थान नहर है दोस्तों,
नहर परियोजना को में काली सिंध नदी, पार्वती, मेज, चाकन जैसी जो छोटी नदियां हैं, उन छोटी नदियों में मानसून अधिशेष जल का उपयोग करना। तो जो मानसून के प्रति जब वर्षा होती है उसमें जो अधिशेष जल होते हैं, उन अधिशेष जल को ठीक है इस नदियों में जो है भेजना, जिससे कि उनका सही इस्तेमाल हो सके। काली सिंध नदी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है ये कहाँ से निकलती, तो मध्य प्रदेश के जो है विंध्याचल रेंज से, ठीक है, ये देवास जिले से निकलती है और ये जो है राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये चंबल नदी की सहायक नदी, हमने अभी इसके बारे में भी देखा, क्योंकि चंबल नदी के पर ही देखा जाए दोस्तों कोटा जिले में दुनिया की पहली हेरिटेज, ठीक है, फ्रंट नदी जो है बनाया जा रहा है। इसी नदी पर दोस्तों एक अभ्यारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है खिनवी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि काली सिंध नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए ध्यान रखिएगा, जो है पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और नदी परियोजना है जो कि बिहार से संबंधित है, गंगा गंडक नदी लिंक परियोजना। तो इस योजना में जो है जो बिहार के जो गोपालगंज जिला है दोस्तों, उस गोपालगंज जिले के जो हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से लेकर जो है सारण जिले तक फैजपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का जो है निर्माण किया जाएगा। तो गंडक गंगा नदी लिंक योजना है दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नदियों से जोड़ने से कुछ प्रस्तावित जो है योजनाएं हैं नदियों को जोड़ने की, वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि हिमालयी नदियों में यहाँ पे मानस है, संकोच, तिस्सा नदी है, कोशी घाघरा है, गंडक गंगा यमुना है, और इसी तरीके से प्रायद्वीपी जिसमें से महानदी गोदावरी को जोड़ने की बात की जा रही है, गोदावरी कृष्णा को जोड़ने की बात करी जा रही है। तो ये कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं हैं नदियों को जोड़ने की, जहां से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज डायरेक्टर यहाँ पे एंकर बनी है, जिनका नाम है लीसा, ठीक है। लीसा जो है आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है, ठीक है, और ये उड़ीसा की जो प्राइवेट न्यूज चैनल है दोस्तों, उड़ीसा टीवी, उसने जो जुलाई 2023 में लीसा नाम की जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यूज एंकर को लॉन्च किया। लीसा नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचार, ठीक है, समाचार एंकर है, ठीक है, जो एंकरिंग करेंगे, और इनका नाम लीजा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ओटीवी नेटवर्क के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उड़ीसा और अंग्रेजी, ठीक है, उड़िया और अंग्रेजी दोनों में जो है कृत्रिम न्यूज एंकर समाचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम क्या है, लीसा, और ये जो लॉन्च किया गया ये उड़ीसा की प्राइवेट न्यूज चैनल कंपनी है दोस्तों, उड़ीसा टीवी, उसके द्वारा इनको लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ एक देखिए प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है, जिसका नाम है, ठीक है, बीपी, ठीक है, PBWRS1, ठीक है, जिसका उद्देश्य, जिसको इस नई प्रजाति को जो विकसित किया गया है, ये मोटापा और जो है मधुमेह उनको कंट्रोल करने के लिए इस नई प्रजाति को विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसके द्वारा जो है मोटापा और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की गई है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, PBWRSI। ये लुधियाना स्थित ये पंजाब विश्वविद्यालय है और इस संस्था ने PBW, ठीक है, RS1 नाम का जो गेहूं की नई प्रजाति तैयार की है। इसमें उच्च एमाइलेज स्टार्च सामग्री है और ये टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के जोखिमों को कम करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नाम भी दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि ये किस जो है अनाज की जो है नई प्रजाति, तो गेहूं की है, और ये बेसिकली इस नई प्रजाति को जो विकसित किया गया वो मोटापा और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं एक वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा हाईवे बनाया जाएगा जहां पे दोस्तों जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, उनको इस हाईवे को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि इस हाईवे के ऊपर से, ठीक है, ऐसा क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, एक कृत्रिम जो है क्षेत्र बनाया गया, जिससे इस क्षेत्र के जो जीव जंतु है वो इस क्षेत्र की तरफ आ सकेंगे। इससे क्या होगा, एक तरीके से मानव और जो है जीव जंतुओं का जो एक्सीडेंट होता था, ठीक है, इसकी वजह से हाईवे पे कई बार जो है क्रॉस करते हुए कई सारे जंतुओं की जो है मृत्यु हो जाती थी, उसको जो है उससे निजात मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया था।
ये जो 6 लेन्स ग्रीन फील्ड जो है ये रायपुर और विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का इसी के साथ उन्होंने उद्घाटन किया था। ये जो परियोजना है दोस्तों, इसकी उल्लेखनीय विशेषता क्या है, तो ये देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए यहाँ पे उदंती वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इस उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 27 पशु क्रॉसिंग, 17 बंदर, ठीक है, छतरियों के साथ 2.8 किलोमीटर यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी लेन, ठीक है, लंबी और 6 लेन सुरंग का समावेश। आप ये देख सकते हैं बंदरों को भी क्रॉस करने के लिए इस तरीके का जो है क्रॉसिंग बनाया जाएगा, ठीक है। और ये अभ्यारण्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चर्चा में है और ये छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। ये जो गलियारा है दोस्तों, इस गलियारे में 12 किलोमीटर तक ये फैला होगा, ये गलियारा, और 12 किलोमीटर तक फैला जो है एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव ऊंचा गलियारा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य गलियारा जो बनाया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ में उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है, और इसी वन्यजीव अभ्यारण्य से वन्यजीवों के लिए अप्रतिबंधित, ठीक है, आवाजाही की सुविधा प्रदान होगी, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य की चर्चा हो गई है, तो ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है, ठीक है। तो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहां पे जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ऊंचा गलियारा बनाया जा रहा है इसी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया वो छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है कि भारत का पहला 100%, ठीक है, 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का जो है एक तरीके से लॉन्च किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कानपुर आईआईटी, ठीक है, जो आईआईटी कानपुर है दोस्तों, उसी ने सभी प्रकार हर तरह की सड़कों पर चलने वाले, ठीक है, 100%, ठीक है, भारत के पहले 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर या वाहन का निर्माण किया है, जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय दक्षता रखता है, साथ ही इससे काफी कम प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। इसके लिए जो है आईआईटी कानपुर का जो है सहयोग किसने किया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जो है इसे विकसित किया गया है, और ये जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने इस अनुसंधान का जो है समर्थन किया, ठीक है। ये जो परियोजना है ये एक नीति आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, इसी से संबंधित है। और इस मेथनॉल अर्थव्यवस्था का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है दोस्तों, ये भारत के जो तेल आयात बिल है और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेथनॉल इकोनॉमिक रिसर्च कार्यक्रम की, तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, और ये उच्च राख कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोगैस जैसे विभिन्न फीडस्टॉक से मैथाल उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर रेखांकित है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का पहला 100% डाई मिथाइल संचालित ट्रैक्टर वाहन का जो है किसने बनाया, आईआईटी कानपुर ने, किसके सहयोग से, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सहयोग से, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से ई ट्रैक्टर, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, ध्यान रखिएगा, CSIR प्राइमा ET11, ठीक है, प्राइमा ET11, ठीक है, जिसको जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को विकसित किया गया है, और इसका जो उद्घाटन किया गया ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। ये जो ई ट्रैक्टर है दोस्तों, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका नाम है CSIR प्राइमा ET11, इसको जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो ठीक है, तो भारत का पहला जो है स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, ई ट्रैक्टर का नाम क्या है, प्राइमा ET11, और चूंकि इसको विकसित किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो यहाँ पे जो शाखा है दुर्गा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं CSIR की भी। तो ये जो है दोस्तों 1948 में स्थापित किया गया था, और ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे भाई कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिली, ठीक है, जो एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है और नेशनल से भी रिलेटेड है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि भारत की पहली जो है ई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के जो खेल और युवा कल्याण मंत्री थे, जिनका नाम है, ठीक है, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने ये घोषणा की कि भारत का जो पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी, ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ई स्पोर्ट। इसी के साथ साथ पहला जो है हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भी जो बनाया जाएगा दोस्तों, उसकी भी आधारशिला उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में ही रखी। ये जो हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर है, इसका जो नाम रखा जाएगा, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। और ये जो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, ये दिव्यांग जनों के लिए समर्पित होगा। तो देश का पहला जो हाईटेक स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ साथ देश की पहली जो ई स्पोर्ट्स अकादमी, इसको भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला है दोस्तों, अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है दोस्तों, वो केरल बना है। तो केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। और केरल की बात करें दोस्तों, तो ये ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है दोस्तों? के फोन या फिर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। के फोन दोस्तों जो कि एक सरकारी, ठीक है, स्वामित्व वाली यानी सरकार के स्वामित्व वाली एक ब्रॉडबैंड सेवा है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी को समान इंटरनेट पहुंच प्रदान करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट को प्राप्त करना अपना मौलिक अधिकार बनाने वाला भी देश का पहला राज्य केरल ही था। और इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट के लिए जो है या फिर अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया किसने? केरल ने, जिससे जो है उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों को समान जो है इंटरनेट की सेवा मिल सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है इंटरनेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगला है जो कि केरल से रिलेटेड है कि भाई जल, ठीक है, बजट पेश करने वाला देश का पहला जो है राज्य बना, वो भी केरल बना है। तो पानी के बजट यानी कि जल के बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन है? केरल है। तो केरल जो है कुछ क्षेत्रों में जो पानी की कमी है, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी की चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए जल बजट को अपनाया। और जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया जो केरल बन गया। और ये जल बजट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो संसाधन है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है, उनका सही इस्तेमाल किया जा सके, जो संसाधनों की बर्बादी होती है उन बर्बादियों को रोका जा सके और पानी की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, तो जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? केरल बना है। पश्चिमी घाट में, ठीक है, चूंकि केरल देश तो पश्चिमी घाट में स्थित है, नेटवर्क के, ठीक है, सिंचाई नेटवर्क के पुनर्वास के लिए इनी नजान ओझोकातो यानी कि लेट मी फ्लो नाउ परियोजना के तीसरे चरण के शुभारंभ में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने अप्रैल 2023 को सार्वजनिक जल बजट जारी किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ उड़ीसा सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मो जंगल जामी नामक योजना। और ध्यान रखिएगा, और इसके साथ ही, ठीक है, जो आदिवासी समुदाय है, राज्य में रहने वाले जो वनवासी समुदाय है, उनके बीच वनों के अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो आज यहाँ पे सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया वो उड़ीसा बन गया। तो मो जंगल जामी नामक योजना जो है उड़ीसा से संबंधित है। और ये ध्यान रखिएगा, इस मो जंगल जामी योजना का जो उद्देश्य राज्य भर में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच जो है वन का जो अधिकार है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना है। और इसी पहल के साथ उड़ीसा जो है व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो है मो जंगल जामी योजना, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मेरी वन भूमि योजना का उद्देश्य है जो अनुसूचित जो जनजाति है वहां पे जो अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं से संबंधित, ठीक है, एक अधिनियम है सरकार जिसका देश का जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसके प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। ये योजना दोस्तों जो भूमि स्वामित्व, जो वन संसाधन है, उन तक पहुंच प्रदान करेगी। अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाले जो आबादी के लिए आजीविका और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। वर्तमान में देखा जाए उड़ीसा में लगभग 62 जो है विभिन्न जनजातियां को रहती हैं, जिसमें से 13 को जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में जो है मान्यता प्राप्त है।
अच्छा, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह किस राज्य में पाए जाते हैं? यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाए, क्योंकि देखिए पैटर्न बहुत हद तक उत्तर प्रदेश जो है वो यूपीएससी का फॉलो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा ये क्या होती है और किन किन क्षेत्रों में ये फैलेंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश बन गया है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों देश का ऐसा पहला राज्य जो, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए, ठीक है, हवाई जहाज का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक योजना चलाई जाती है दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इस तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग जो तीर्थ यात्री उनको हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा, और इस तरह की जो है योजना चलाने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश बना है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और ये 2012 में जो है शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उनके द्वारा शुरू किया गया था। और तब से देखा जाए दोस्तों, जो है अब तक लगभग 8 लाख जो तीर्थ यात्री उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रेन के जरिए जो है तीर्थ स्थल पे ले जा चुका है। अब जो है यहाँ पे हवाई जहाज के माध्यम से मुफ्त की यात्रा कराई जाएगी, ठीक है, तीर्थ यात्रियों को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ भारत का पहला जो है 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर जो है स्थापित किया गया है कर्नाटक के गड़क में। तो यहाँ पे एक, ठीक है, कंपनी है जिसका नाम है रीन्यू पावर। ठीक है, रीन्यू पावर ने कर्नाटक का दोस्तों जिला है जिसका नाम है गड़क, वहां पे भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर को स्थापित किया है। ये जो विंड टरबाइन जनरेटर है दोस्तों, ये पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, ये देश की पहली, ठीक है, कौन सी, राउंड द क्लॉक, ठीक है, क्लॉक एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, उसी का हिस्सा है। और इस परियोजना में पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का संयोजन होगा। यह जो परियोजना दोस्तों भारत में सालाना 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया दोस्तों, वो हरियाणा है। तो जो रेलवे नेटवर्क है दोस्तों, उसको पूरी तरीके से जो है विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क के रूप में बदला है, और इस तरह का राज्य जो पहला बना है दोस्तों, वो बन गया हरियाणा। तो भारतीय रेलवे ने जो हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से विद्युतीकृत किया है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड किया है, और इस तरीके से देखा जाए ये देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हरियाणा, जहाँ के रेलवे नेटवर्क जो है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड है, विद्युतीकृत है। हरियाणा का लगभग अपने रेलवे नेटवर्क को 100% क्या किया, इलेक्ट्रीफाइड कर लिया है। यहाँ पे रेलवे ने जो हरियाणा के मौजूदा ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क है जिसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर है, उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड किया है। भारत में 7 क्षेत्रीय रेलवे के ब्रॉड गेज जो है मार्ग वो 100% विद्युतीकृत, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड होने का लक्ष्य हासिल कर लिया। तो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो हरियाणा बना है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए हिमाचल प्रदेश जो है देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक लक्ष्य रखा है भारत को 2000 मतलब राज्य को, यानी कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हरित राज्य बनाना। तो देश का पहला, ठीक है, हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों, किसने किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। किस वर्ष तक, 2025 तक। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 2025 तक हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके और साथ ही साथ जो हरित उत्पाद है उस पर स्विच करके, यानी कि एक तरीके से वहां पे, ठीक है, बिजली का जो उत्पादन किया जाएगा वो सौर ऊर्जा संचालन के माध्यम से किया जाएगा, हरित हाइड्रोजन जो है इनके माध्यम से किया जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए देश का पहला राज्य जो बनेगा हरित ऊर्जा राज्य, वो कौन सा बनेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बनेगा। और ये लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। इसके लिए सरकार क्या करेगी भाई, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उनको स्थापित करेगी। वर्ष 2023-24 के दौरान जो है प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी। ठीक है, ये भी लक्ष्य रखा गया है। तो देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हिमाचल प्रदेश ने। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। देखिए अभी तक आपके एग्जाम में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से, ठीक है, संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब पहली बार जो है नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
की सूची, ठीक है, प्रोग्राम चलाया गया है और इसी के तहत जो है एक डेल्टा जो है रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ब्लॉक, तो ध्यान रखिएगा, देखिए राज्य होता है, फिर उसमें स्टेट होते हैं, स्टेट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के तहत ब्लॉक आते हैं, फिर विलेज आते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जो है जिन ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन ब्लॉकों की रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा और इस रैंकिंग का नाम क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। तो नीति आयोग ने दोस्तों अभी हाल ही में दिसंबर 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी किया और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2000, ठीक है, जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का ये पहला संस्करण, इसलिए स्टार कर लीजिएगा, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस रैंकिंग की गणना जो की गई है वो ब्लॉक स्तर पे किस तरह का प्रदर्शन रहा है उनका किया गया। ब्लॉक स्तर पे 2023 के महीनों में जो है जो प्रदर्शन रहा है उनके संकेतों के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया गया और इसमें इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में लगभग 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है और इस इंडेक्स में 40 संकेतों के आधार पर रैंकिंग जारी किया गया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहली जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रैंकिंग के तहत किस ब्लॉक को पहला स्थान पहली बार मिला है, तो यहाँ पे तेलंगाना का जिला है आसिफाबाद, वहां की एक ब्लॉक है जिसका नाम है तिरयानी कुर्रम भीम ब्लॉक, ठीक है। तिरयानी कुर्रम भीम ब्लॉक जो कि तेलंगाना से संबंधित है, इसको जो है पहला स्थान मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी जिले का जो कौसाम्बी ब्लॉक है उसको दूसरा स्थान मिला है। ये स्टार कर लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टार कर लीजिएगा। इसी के साथ अक्टूबर में जो है नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग भी जारी की गई थी जिसमें पहला स्थान जो उड़ीसा का रायगढ़ जिला है उसको मिला था और दूसरा स्थान बिहार का जमुई जिला है उसको मिला था। तो ब्लॉक के तहत दोस्तों पहला जो स्थान पहली बार मिला है वो आसिफाबाद जिला तेलंगाना का जो है वहां पे ब्लॉक है तिरयानी कुर्रम भीम ब्लॉक, उसको मिला है और उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले का जो कौसाम्बी ब्लॉक है उसको दूसरा स्थान मिला है। तो ये स्टार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अगला इसी के साथ साथ दोस्तों गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। नृत्य हो गया, मनोरंजन हो गया, त्योहार फेस्टिवल हो गया, क्या आप इसको टच कर सकते हो? नहीं जी, इसको तो हम महसूस करते हैं, ठीक है, खुशी को हम फील करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये डिसीजन लिया गया यूनेस्को यानी कि सांस्कृतिक, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का एक, ठीक है, बोत्सवाना में, ठीक है, जो है 18वां सत्र आयोजित किया गया था और उसी दौरान जो है गुजरात का जो प्रतिष्ठित गरबा नृत्य है उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यूनेस्को के द्वारा जो गरबा नृत्य को शामिल किया गया, गरबा को एक अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठानात्मक और यहाँ पे भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में वर्णित किया गया है जो कि शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। इसी के साथ साथ यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा जो है भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर बना है, यानी कि इसके पहले भी 14 सांस्कृतिक धरोहर थे जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल थे। तो उन 14 के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले वैदिक जाग परंपरा को 2008 में शामिल किया गया था और 2008 में देखा जाए 3 चीजों को शामिल किया गया था। एक रामलीला जो कि रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है उसको, और कटियप्पम जो कि संस्कृति थिएटर 2008। इसी के साथ साथ 2009 में, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे रामायण गढ़वा हिमाचल की जो धार्मिक उत्सव परंपरा है उसको किया गया था। 2010 में देखा जाए तो मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर केरला का नृत्य उसे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे कालाबेलिया राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसे 2010 में और छऊ नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया था। 2012 में दोस्तों जम्मू का बौद्ध जाओ, माफ करिएगा लद्दाख का बौद्ध जाओ, हिमाचल के लद्दाख क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर, माफ करिएगा हिमालय का जो लद्दाख क्षेत्र है वहां का लद्दाख का बौद्ध जाओ, जम्मू और कश्मीर बाद में, ठीक है, पवित्र बौद्ध ग्रंथि यहाँ पे जो है शामिल की गई थी ग्रंथों को। मणिपुर का यहाँ पे संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोलक बजान नृत्य को, यहाँ पे देखा जाए तो 2014 की बात है तो जंडियाला गुरु पंजाब, ठीक है, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के शिल्प। 2016 में दोस्तों एक तो नवरोज, ठीक है,
पारसियों का त्योहार और योगा को शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेले को किया गया था और 2021 में दुर्गा पूजा को किया गया था पश्चिम बंगाल के, और इस बार गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हमारा आज का अगला और लास्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना जो की जाएगी वो किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी जो है सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी। बेंगलुरु जिसे भारत का, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन वैली कहते हैं। और रेलवे की जो लंबाई होगी, सर्कुलर रेलवे की जो लंबाई होगी वो लगभग जो है 288 किलोमीटर होगी। और ये नेटवर्क जो है अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और ये 7 रेलवे ट्रैकों पर जो है पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये जो सर्कुलर जो है बन रहा है रेलवे में, वर्तमान में देखा जाए चेन्नई में जो है सर्कुलर रेलवे जो है सबसे बड़ा वर्तमान में सर्कुलर रेलवे है चेन्नई में, लेकिन अब ये इससे भी बड़ा बन रहा है बेंगलुरु में। चेन्नई की अगर हम बात करें जो सर्कुलर रेलवे है उसकी लंबाई जो है लगभग 235 और ये 288 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ साथ हम नेशनल से संबंधित कुछ और भी चीजें होंगी वो हम अगले महीने जनवरी में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नेशनल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देख लिया। तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा, लगभग यहाँ पे 70 से 75 पॉइंट आपको मिलेंगे नेशनल से रिलेटेड, और उसके माध्यम से और भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एक बार क्विक रिविजन करिएगा, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसी की तरह हम जो है डेली आपसे मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।